हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं अशोक जहांगीर आप सबके सामने हाजिर हुआ एक बार फिर से। और आज के सेशन में मैं लेकर के आया हूं वन वर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQs। और वो भी ये वो सवाल होंगे जो अक्सर बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में जा करके, व्हाट्सएप पे और पर्सनली कॉल करके मुझसे कहा कि सर कुछ ऐसे आप सेशन जो है वो हमें दीजिए जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वन वर्ड के, ताकि हम अच्छे से इन पे कंसंट्रेट करके हमारे एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दे पाए। तो दोस्तों मैंने इस पे विचार किया और इस तरह सेशन जो है तैयार किया। और ये कोई एक ही सेशन नहीं होने वाला है, ये मल्टीपल सेशंस होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, इन वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस इतना काम करना है। साथ में अच्छे से इनको याद भी करना है। लेकिन यहाँ इस वीडियो को जब आप पूरा देखते हो तो मुझे वो लगता है कि जब वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो उसी के अंदर आपका पूरा काम हो जाता है, आपको पूरे क्वेश्चंस जो है याद हो जाते हैं। ठीक है, और हम एक नए अलग अंदाज में यहां पर क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो हो सकता है क्वेश्चंस की संख्या बेटा थोड़ा कम हो, लेकिन एक क्वेश्चन के जरिए आप एटलीस्ट 4+ वर्ड्स जो है वो याद करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं सेशन की तरफ। पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल देखिएगा, वन हु possesses मैनी टैलेंट्स। अब इसका अर्थ क्या होता है कि एक वो शख्स जिसके पास बहुत सारी टैलेंट्स होती हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। जी हाँ, बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, पहला इसमें ऑप्शन देखिए, गिफ्टेड। ठीक है दोस्तों, गिफ्टेड। अब गिफ्टेड जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। गिफ्टेड का मतलब होता है नैसर्गिक क्षमता या विशेष प्रतिभा से संपन्न, जिसको आप कह सकते हैं अत्यंत प्रतिभाशाली। जी हां, क्या कह सकते हैं? अत्यंत प्रतिभाशाली। और इसके लिए आप यो भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहे तो आप हैविंग ग्रेट नेचुरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम कहेंगे गिफ्टेड कह सकते हैं। और गिफ्टेड के अलावा इस प्रकार के व्यक्ति को हम कह सकते हैं एक्सपर्ट या टैलेंटेड। क्या कहेंगे? तो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। तो दोनों, ये जो दोनों शब्द हैं ये आपस में सेम है बेटा। एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, ये दोनों शब्द जो है ये क्या है? इक्वल है, सेम है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। ठीक है, इनके यदि हम सिनोनिम की बात करें तो जो गिफ्टेड होता है, टैलेंटेड होता है, उसको आप एक्सपर्ट कह सकते हैं, कंज्यूमेट कह सकते हैं, एड्रोइट कह सकते हैं, आर्टिस्टिक्स कह सकते हैं, टॉप नॉच भी कह सकते हैं। देखिए क्या कह सकते हैं, मैं इन दोनों शब्दों की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप इसके अलावा एक्सपर्ट कह सकते हैं, कंज्यूमेट भी कह सकते हैं, एड्रोइट कह सकते हैं। कंज्यूमेट ले लिया था आपने, कंज्यूमेट यहां आ गया आपका। आर्टिस्टिक भी कह सकते हैं, और एक थोड़ा सा अलग हटके एक शब्द और मैं आपको दिए देता हूं, टॉप नॉच। जी हां, ये सारे के सारे क्या हैं? इन दोनों शब्दों के सिनोनिम से बेटा। तो जो व्यक्ति गिफ्टेड होता है, टैलेंटेड होता है, नैसर्गिक प्रतिभा का धनी होता है, ठीक है, जिसमें जन्मजात ये कुछ गुण मौजूद होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को आप गिफ्टेड कह सकते हैं, टैलेंटेड कह सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट, कंज्यूमेट, एड्रोइट, आर्टिस्टिक, टॉप नॉच जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी इनके लिए आप कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप कहें इसका ऑपोजिट, ठीक है, विलोम शब्द की बात कहें, ठीक है, तो इनका जो ऑपोजिट होता है अर्थात एंटोनिम होता है वो होता है इनएप्ट। और भी बहुत सारे हैं लेकिन फिर काफी लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा अपने आप को सीमित करता हूं। तो इसका एंटोनिम जो है इनएप्ट भी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एंटोनिम की बात करिए। चलिए प्रश्न में वापस आते हैं। प्रश्न क्या पूछा था? वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, एक ऐसा शख्स जिसे बहुत सारी प्रतिभाएं हों, तो उसको आप गिफ्टेड तो नहीं कहेंगे, उसको आप टैलेंटेड भी नहीं कहेंगे, ठीक है। गिफ्टेड और टैलेंटेड में प्रतिभा है लेकिन एक हो सकती है, दो हो सकती है, ओके, बहुत सारी। उसके लिए आप शब्द काम में लेते हैं वर्सटाइल। जी हां दोस्तों, वर्सटाइल, ठीक है। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे काम बहुत ही कुशलता से कर सकता हो, उसको अपन कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला अर्थात वर्सटाइल, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति हु possesses मैनी टैलेंट्स इज कॉल्ड वर्सटाइल, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? वर्सटाइल कहेंगे, समझ गए। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए। यदि मैं विलियम शेक्सपियर की बात करूं तो वो क्या थे? एक पोइट भी थे, एक ड्रामेटिस्ट भी थे, एक एक्टर भी थे, एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। यदि मैं फ्रांसिस बेकन की बात करूं तो फ्रांसिस बेकन एक बहुत अच्छे फिलोसोफर भी थे, बहुत अच्छे मूर्तिकार भी थे, बहुत अच्छे पेंटर भी थे, और वो पॉलिटिशियन भी थे, और लॉर्ड्स हाउस के मेंबर भी थे, अर्थात उसमें बहुत सारी खूबियां थी। एक साइंटिस्ट भी थे वो, ठीक है। इसके अलावा एक एसेइस्ट भी थे, अर्थात बहुत सारी प्रतिभाओं के वो धनी थे। तो एक ऐसा कोई व्यक्ति से बहुत सारी प्रतिभाएं हों, ऐसा नहीं है एक प्रतिभा तो बहुत अच्छी रहे, एक बहुत कमजोर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अ पर्सन हु possesses मैनी टैलेंट्स विद इक्वल एक्सपर्टाइज इज कॉल्ड वर्सटाइल, समझ गए। अब चलिए फिर एक्सेप्शनल की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है जी? एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का एक अर्थ होता है बहुत ही असाधारण, और एक होता है असामान्य रूप से अच्छा, एक्सेप्शनल, अपवाद स्वरूप जिसको आप कहते हैं। तो ये भी आपका सही जवाब यहां पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके लिए क्या था? वर्सटाइल। तो याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वेरी एक्यूरेट फॉर्म ऑफ क्लॉक, अर्थात एक ऐसी घड़ी जो बहुत बिल्कुल सटीक वक्त बताती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सटीक वक्त देती है, तो उस प्रकार की घड़ी को क्या कहा जाता है, या इस प्रकार के यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए जो दे रखा है वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आपने साइंस पढ़ा है तो साइंस में आपने बिल्कुल फिजिक्स आदि में पढ़ा होगा कि बिजली की शक्ति को मापने का जो यंत्र होता है उसको अपन गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो ये आपका सही जवाब नहीं है। बिजली की पावर को, शक्ति को मापता है गैल्वेनोमीटर, तो ये नहीं होगा। कैलोरीमीटर, जो हमारे शरीर में कैलोरी जो होती है, ठीक है, कैलोरी को माप सकता है, कैलोरीमीटर होता है, ये भी आपका सही जवाब नहीं है। फिर अगला ऑप्शन जो है सी, वोल्टामीटर। जी हां, वोल्टामीटर बिजली की जो धारा जो होती है उसका मापक यंत्र होता है। जी हां, क्या होता है? बिजली की धारा का मापक यंत्र होता है। तो यह भी सही जवाब नहीं है। फिर ऑप्शन डी बच गया जो ऑब्वियसली सही जवाब होना है, लेकिन फिर भी अपन इसका विश्लेषण जरूर करेंगे, ठीक है। शब्द दे रखा है क्रोनोमीटर। जी हां दोस्तों, क्या दे रखा है? क्रोनोमीटर दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्रोनो। अब यहां पर जो क्रोनो जो शब्द है इसका मतलब ही किससे होता है? टाइम से होता है। इसी से बना क्रोनोलॉजी, अर्थात घटनाएं एक निश्चित क्रम कालक्रम में, उसको आप क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो क्रोनोमीटर, क्रोनो का मतलब क्या होता है? टाइम से होता है, और टाइम भी कैसा? एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट टाइम, ठीक है। अब मीटर का मतलब क्या होता है? मापने वाला। तो क्रोनोमीटर क्या होता है? एक बहुत ही सही या सटीक या ठीक घड़ी जिसको आप काल मापी या काल मापक कह सकते हैं। तो क्रोनोमीटर क्या होता है? ए क्रोनोमीटर इज एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक दैट इज यूज्ड especially by sailors
एट सी। जी हाँ, ठीक है, ये एक सटीक घड़ी होती है जो बारिश हो जाए, ह्यूमिडिटी हो, ओस पड़ रही हो, सर्दी पड़ रही हो, गर्मी, बारिश, कैसा भी मौसम हो, ठीक है, ये बिल्कुल सटीक वक्त देती है, कभी खराब नहीं होती है। इस प्रकार की घड़ी को अपन कहते हैं क्रोनोमीटर। ये घड़ी जो है स्पेशली किसके द्वारा यूज करें? सेलर्स, नाविकों के द्वारा, जब समंदर में जाते हैं और वहां पर अलग अलग प्रकार के उनको मौसम की मार को उनको झेलना पड़ता है, ठीक है, उस मौसम की मार को झेलते हुए भी घड़ी क्या करती है? बिल्कुल सटीक सही समय उनको बताती है, उनका साथ निभाती है। तो ये क्या कहलाता है? क्रोनोमीटर कहलाता है। ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। तो अ वेरी एक्यूरेट फॉर्म ऑफ क्लॉक, इसका जवाब क्या है? क्रोनोमीटर, ठीक है। क्रोन से भी आपको याद रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए, 2 कंप्लीट हो गया आपका। 3 पे आ जाइए। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स, जी हां, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन क्या कहलाता है देखेंगे। पहले तो देखिए कैटलॉग क्या है। कैटलॉग, ठीक है, जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक, तो वहां पर पूरा साजो सामान जो है हमें दिखाने के बजाय क्या किया जाता है? एक कैटलॉग बुक जो है ला करके दे दी जाती है और इसमें सैंपल्स जो इसमें लगे रहते हैं, अर्थात उनकी सूची होती है। किस चीज की सूची होती है? वस्तुओं की सूची होती है, अर्थात अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स that you can buy or see etc from somewhere। तो कैटलॉग को आप क्या कहेंगे? सूची या सूची पत्र। सूची या सूची पत्र, ये आप इसको कहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पैनल। अब देखिए पैनल क्या होता है, ठीक है। पैनल का मतलब होता है समूह, दल। तो पैनल का मतलब क्या है? इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो हो सकता है सलाहकार मंडल, ठीक है, सलाहकार मंडल, एक दल जो अपने नेता को या राजा को, ठीक है, क्या देता है? सलाह देता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? पैनल कहेंगे। दूसरा इसका अर्थ होता है वार्ताकार मंडल। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो एंकर महोदय जो क्या करते हैं, कुछ एक विशेषज्ञों का पैनल जो है, वार्ताकार मंडल जो है वो तैयार करते हैं और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर सभी लोग जो है अपनी राय शुमारी करते हैं, अपनी राय रखते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? वार्ताकार मंडल भी आप इसको कह सकते हैं। तो पैनल के 2 अर्थ हो गए, सलाहकार मंडल या वार्ताकार मंडल। सलाहकार या वार्ताकार मंडल आप इसे कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कोर्स, कोर्स क्या है इसको सुन लीजिएगा एक बार। कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम, एक कंप्लीट सीरीज ऑफ लेसन्स और स्टडीज और लेक्चर्स। जी हां, ए कंप्लीट सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स, ठीक है। लेक्चर्स भी हो गए, लेसन्स भी हो गए, इसके अलावा एक शब्द और ऐड किए देता हूं, स्टडीज। ये लीजिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम। तो ये आपका सही दुरुस्त जवाब है यहां पे, ठीक है। ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स और स्टडीज क्या कहलाएगा? कोर्स अर्थात पाठ्यक्रम कहलाएगा। तो ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी ये दे रखा है सिलेबस, ठीक है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? सिलेबस दे रखा है, ये भी आपका गलत जवाब होगा। लेकिन सिलेबस का मतलब क्या है? सिलेबस क्या? अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एटसेट्रा दैट आर इंक्लूडेड इन ए कोर्स ऑफ स्टडी। किसी पाठ्यक्रम में शामिल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम इन शब्दों को काम में लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। यहां पर आपका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी। जी हां, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो ये भी आपका फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए फॉल्स नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर राइटिंग। मतलब ए फॉल्स नेम, एक झूठा नाम, एक नकली नाम। अडॉप्टेड, अडॉप्ट का अर्थ होता है अपनाना,
वैसे अडॉप्ट का अर्थ गोद लेना भी होता है, लेकिन यहां अर्थ क्या है, अपनाने से। अ फॉल्स नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर राइटिंग, अर्थात एक ऐसा छद्म नाम जो कि कोई लेखक जो है, ठीक है, बतौर लेखक यूज करता है, उसका वास्तविक नाम कुछ अलग है, लेकिन बतौर लेखक वह अपना नाम कुछ अलग रख लेता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इस चीज को। तो इस प्रकार के नाम को हम क्या कहेंगे, वैसे छद्म नाम कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं जानते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए जो है वो है नोमेनक्लेचर। जी हां, ऑप्शन ए क्या है, नोमेनक्लेचर। जी हां दोस्तों, अब ये नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, एक्चुअल में नोमेनक्लेचर जो वस्तुओं का नाम रखने की प्रणाली है विज्ञान में, ठीक है, वस्तुओं का नाम रखने की प्रणाली क्या है, वस्तुओं का नाम रखने की प्रणाली, अर्थात नामकरण की जो पद्धति होती है साइंस में, ठीक है, तो वो कहलाता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी क्या है, टाइटल अर्थात शीर्षक। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत जवाब रहा, टाइटल शीर्षक, ये भी आपका सही जवाब नहीं है। निकनेम, जी हां, निकनेम क्या है, इसको भी थोड़ा सा परख ही लीजिए। निकनेम का मतलब होता है किसी का उपनाम। जी हां, फ्रेंडली नेम, a nickname, a second name that your family members, that your friends use for you out of love, out of affection। ठीक है, हमारे जो परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र लोग हैं, वो क्या करते हैं, स्नेह और प्रेमवश क्या करते हैं, हमारे लिए एक प्यारा सा नाम जो है खोजते हैं और उस नाम का प्रयोग हमें एड्रेस करने के लिए करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, निकनेम कहते हैं, उपनाम हम कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन डी बच गया है, वह शूडनिम। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा, शूडनिम। तो इसको आप यो रखिएगा, शूडनिम। निम का मतलब किससे, नाम से, और शुड जो है उसका मतलब भी किससे होता है, छद्म से होता है, अर्थात नकली से होता है, फॉल्स से होता है। तो शुड निम का मतलब क्या हो गया, छद्म नाम हो गया, छद्म नाम हो गया। तो ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों, शूडनिम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। एक्सक्लूसिव शब्द पे गौर कीजिएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पूरी तरह से, अर्थात कंप्लीट। तो कंप्लीट पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, किसी वस्तु पर बिल्कुल पूरा कंप्लीट पूरा अधिकार जो है वो क्या कहलाता है, हम उसको हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। जी दोस्तों, क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। तो पहला जो शब्द है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला शब्द क्या देखा, ऑप्शन ए मोनोमैनिया। मैं आपको बता दूं पहले, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें कहीं ना कहीं मोनो शब्द है, तो यहां पर आपने थोड़ा सा फंसा दिया। ठीक है, लेकिन आप, मुझे पता है फंसने वाले नहीं है, निकाल लेंगे यार। ठीक है, मोनोमैनिया। अब मैनिया का मतलब क्या होता है, उन्माद होता है। मैनिया का अर्थ किससे लिया जाता है, उन्माद से लिया जाता है, पागलपन से लिया जाता है। ठीक है, तो मोनोमैनिया का मतलब क्या होता है, एकोन्माद। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एकोन्माद कहेंगे, यानी किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति हमारी बहुत ज्यादा उन्मादी हद तक हमारा पोजेशन हो, ठीक है, उसके प्रति आसक्ति हो, हम किसी एक व्यक्ति को बहुत हद से भी अधिक चाहते हो, तो वो क्या मोनोमैनिया है। ठीक है, किसी वस्तु को चाहते हो, जैसे मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल फोन के प्रति हमारा इतना मोनोमैनिया होता है कि रात को सोते समय भी हम पिलो के नीचे रख करके उसको सोते हैं। करते हो नहीं करते हो, तो आप क्या है, मोनोमैनियक है फॉर मोबाइल। क्या समझ गए, ओके। तो मोनोमैनिया आपका सही जवाब नहीं होगा। मोनोथेइज्म, जी हाँ, मोनो का मतलब एक होता है, और थेइज्म, जहां पर थेई ये जो रूट वर्ड आ जाता है,
थेई का मतलब किससे होता है, भगवान से होता है, गॉड से होता है, ठीक है। इसके अलावा रिलीजन अर्थात धर्म से होता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। मोनोथेइज्म का फिर मतलब क्या होता है, द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ये विश्वास कि इस धरती पर, इस सृष्टि में सिर्फ एक ही भगवान है। द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, जिसको अपन कहते हैं एकेश्वरवाद, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, एकेश्वरवाद, ये भी सही जवाब नहीं है। और इसका क्या था, एकोनवाद, ये भी सही जवाब नहीं था। फिर है मोनोपोली। जी हां, अब पोली शब्द पे आ जाइए। पोली का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। मोनो यानी एक व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो, ठीक है। एक व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोपोली कहलाएगा। तो इसको फिर से देखिए, चेक कीजिएगा, एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, किसी चीज पर पूर्णतया एक ही व्यक्ति का अधिकार जो है वो क्या कहलाएगा, मोनोपोली अर्थात एकाधिकार कहलाएगा। ये आपका सही जवाब है। फिर आप बात कर लीजिए मोनोइज्म, ऑप्शन डी की, कि मोनोइज्म का अर्थ क्या होता है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। इज्म का अर्थ क्या होता है, वाद होता है, इज्म, ठीक है। मोनो यानी एक, इज्म यानी वाद, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको आप एकत्ववाद कह सकते हैं या अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। इसको आप एकत्ववाद या अद्वैतवाद कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, द डॉक्ट्राइन दैट ओनली वन सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट, यह सिद्धांत केवल एक ही सुप्रीम बीइंग जो है अस्तित्व में है, यह कहना इस सिद्धांत का है। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो अपन क्या कहते हैं, मोनोइज्म कहते हैं, अर्थात एकत्ववाद या अद्वैतवाद कहते हैं। दर्शन शास्त्र की शाखा है, वहां से शब्द लिया गया है, ठीक है। आप इसे क्या कहेंगे, एकत्ववाद या अद्वैतवाद, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह भी आपका सही जवाब नहीं है। आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, जो कि क्या है, मोनोपोली है, अर्थात एकाधिकार है। तो ये आपका सही जवाब रहा। क्वेश्चन 5 यहां पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड। जी हां, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, एक ऐसा स्थान जहां पर मनी अर्थात पैसा, ठीक है, बनाया जाता है, ढाला जाता है, छापा जाता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं उसको अपन कहते हैं टकसाल। जी हां, क्या कहेंगे, टकसाल कहेंगे। चलिए ऑप्शंस पे विचार करते हैं। प्रेस, प्रेस को तो भैया आप छापाखाना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, छापाखाना कहते हैं, गलत जवाब हुआ है तो। लेयर, ऑप्शन सी की पहले बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी लेयर, लेयर जो है वो होता है जंगली जानवरों का या ऐसे जानवर जो प्रेडेटर्स की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो शिकार करके अपना पेट पालते हैं, खाते हैं, शिकार करते हैं, उसको खाते हैं, पेट पालते हैं। इस प्रकार के जानवर जहां जिस स्थान पर रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मांद कहते हैं, लेयर कहते हैं। इसके अलावा इसको डेन भी कहते हैं, ठीक है। मांद हो सकती है, गुफा हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत जवाब है। लेयर के स्थान पे आप डेन भी याद कर सकते हैं इसको, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है आपको। ऑप्शन डी की बात करें, आर्काइव। आर्काइव में क्या होता है, आर्काइव में जो ऐतिहासिक महत्व के जो अभिलेख जो होते हैं उनको सुरक्षित रखने का स्थान होता है, अर्थात पूरा लेखागार या अभिलेखागार। आर्काइव को हम क्या कहेंगे, पूरा लेखागार या अभिलेखागार। लेकिन यह भी आपका सही जवाब नहीं है। ऑप्शन बी पे आ जाइए, जो कि आपका सही जवाब है, ठीक है। इसको अपन क्या करें, मिंट। मिंट का अर्थ क्या होता है, टकसाल होता है। मिंट का अर्थ क्या होता है, टकसाल।
ए प्लेस वेयर मनी इज कोइंड, जहां पर पैसे छापे जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा कंप्लीट हो गया। 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा जवाब है आपके पास इसका। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं भैया। तो पानी में रहते हैं, कौन से देखते हैं, ऑप्शन ए देखिएगा, बैरन। बैरन का अर्थ होता है बंजर। भूमि के संदर्भ में जब हम इस शब्द को काम में लेते हैं बैरन, तो इसका अर्थ क्या होता है, बंजर। अब बैरन एनिमल के संदर्भ में काम में ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो पशु, वो एनिमल्स जो कि बंजर, ऐसे तो नहीं कह सकते ना आप, लेकिन यो तो कह सकते हो जो बिल्कुल निराश्रित घूमते हो, जिनका कोई मालिक नहीं है, जो आवारा घूमते हो, ठीक है, इस प्रकार के पशु को क्या कहेंगे, बैरन एनिमल्स कहेंगे। तो ये आपका गलत जवाब है। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, तो जंगली जानवर पानी में तो नहीं रहते भैया, ठीक है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक अर्थ होता है घरेलू, जी हाँ, डोमेस्टिक अर्थ क्या होता है, घरेलू या पालतू। ऐसे जानवर जिनको हम अपने घर पर रखते हैं, पालते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, ये भी नहीं होते। फिर आता है ऑप्शन डी, जो कि आपका सही जवाब है, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वेटिक, एक्वा से बना है, और एक्वा का मतलब ही किससे होता है, वाटर से होता है। हमने रूट वर्ड्स में पढ़ा भी था पिछले वाले वीडियोस में, ठीक है। एक्वा का मतलब किससे होता है, पानी से होता है। तो एक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाला, तो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे जो पानी में रहते हैं। तो ये आपका सही जवाब होगा बेटा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, जी हाँ, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को क्या कहा जाता है, जी हाँ, उस अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस पे विचार करते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो दे रखा है जियोलॉजी, जियोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, जियो जो शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ किससे, भूमि से, भू, जी हां, किससे, भू। तो जियोलॉजी, और लजी जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है अध्ययन। तो जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, भूमि का अध्ययन, अर्थात, और वो भी कैसा, वैज्ञानिक अध्ययन। और वैज्ञानिक अध्ययन को आप क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो जियोलॉजी का अर्थ क्या होगा, भू विज्ञान, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें चट्टानों और उनके निर्माण, प्रकार, उन आदि का अध्ययन जो है भू विज्ञान के तहत किया जाता है। तो जियोलॉजी जो है वो आपका क्या कहलाएगा, भू विज्ञान कहलाएगा। लेकिन ये गलत जवाब है, क्योंकि प्लांट लाइफ की बात करी जा रही है। अब चलते हैं, जो ऑप्शन बी है, जूओलॉजी। पहली बात तो उच्चारण की बात करेंगे, जूलॉजी नहीं होता, जूओलॉजी, जूओलॉजी, ठीक है। इसको उच्चारण भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जूओलॉजी अपन इसको पढ़ेंगे। तो जूओलॉजी क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, अर्थात जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। जू, ये तो आता ही होगा, ठीक है। जू का मतलब किससे होता है, एनिमल से। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो इसको आप क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान कह सकते हैं या प्राणी विज्ञान कह सकते हैं। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी पे पहले विचार कर लीजिए, जियो, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक। अब जियो का मतलब किससे, भूमि से। तो भूमि से रिलेटेड, धरती से संबंधित जो विज्ञान लिखा गया है, ग्राफी का अर्थ है लिखने से है, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो जियोग्राफी किसको कहा जाता है, भूगोल को कहा जाता है। और यह भी आपका सही जवाब नहीं है, भूगोल, यह भी आपका सही जवाब नहीं है। फिर ऑप्शन सी पे आ जाइए, जो कि क्या दे रखा है, बोटनी दे रखा है। और बोटनी को अपन क्या कहते हैं, वनस्पति शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वनस्पति शास्त्र कहते हैं, अर्थात स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ कहते हैं। तो यह आपका सही जवाब है, वनस्पति शास्त्र अर्थात बॉटनी, ये आपका सही जवाब रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिएगा, अ गैदरिंग, गैदरिंग अर्थात भीड़, अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस धार्मिक, प्लेस स्थान, किसी धार्मिक स्थान पर
जो भीड़ इकट्ठी होती है उस भीड़ को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्ट जो शब्द होता है उसका अर्थ किससे होता है? देखने से होता है, और स्पेक्टेटर देखने वाला, प्लूरल स्पेक्टेटर्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कह सकते हैं दर्शक। ठीक है, किसी कार्यक्रम, खास तौर से खेलकूद संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उनको जो देखने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दर्शक कहलाते हैं। दर्शक, लेकिन खास तौर से खेलकूद आदि के। तो ये तो नहीं होगा आपका सही जवाब। दूसरा मॉब। मॉब भी आपका सही जवाब नहीं है, क्योंकि मॉब का अर्थ किससे होता है? भीड़ से। लेकिन दोस्तों यहां पर भी अपन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मॉब का एक सिनोनिम जो है काफी प्रचलित है, क्राउड। क्राउड का अर्थ भी क्या होता है? भीड़ होता है। लेकिन मॉब और क्राउड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अ गैदरिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड, बट अ गैदरिंग ऑफ पीपल दैट मे बिकम वायलेंट और अग्रेसिव, अर्थात एक ऐसी भीड़ जो हिंसक हो सकती है, आक्रामक हो सकती है, उस भीड़ को आप क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की भीड़ होगी? जो कि कैसी है? वायलेंट या अग्रेसिव है, इस प्रकार की भीड़ को आप क्या कहेंगे? मॉब कहेंगे। ये भी आपका सही जवाब नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी पे चलिएगा। ऑप्शन सी है ऑडियंस। जी हां, ऑडियंस। और ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सुनिएगा कि ऑडियंस हम किसे कहते हैं? ऑल द पीपल दैट आर या हु आर वॉचिंग और लिसनिंग टू अ प्ले, कॉन्सर्ट, स्पीच, द टीवी एटसेट्रा, जिसको आप श्रोतागण या दर्शकगण कह सकते हैं। ठीक है, तो वो श्रोतागण या दर्शकगण जो क्या कर रहे हो? किसी स्पीच को सुन रहे हो, किसी कॉन्सर्ट अर्थात संगोष्ठी इत्यादि में सुन रहे हो, किसी कोई संगीत के कार्यक्रम को सुन रहे हो, ठीक है, किसी नाटक को देख रहे हो, टीवी देख रहे हो। ठीक है, तो उनको अपन क्या कहेंगे? स्पेक्टेटर्स नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे ऑडियंस कहेंगे। ठीक है, ऑडियंस कहेंगे। खेलकूद इत्यादि जो कार्यक्रम है जो आप बिल्कुल वहीं बैठ करके देख रहे हैं, तो आप क्या हैं? स्पेक्टेटर्स हैं। ठीक है, टीवी इत्यादि पर आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप क्या हैं? ऑडियंस हैं। समझ गए? आप क्या हैं? ऑडियंस हैं। तो ऑडियंस का मतलब किससे हो गया? श्रोतागण या दर्शकगण। ठीक है, किसके? किसी स्पीच के, किसी कॉन्सर्ट के, ठीक है, किसी टीवी इत्यादि के भी हो सकते हैं, एटसेट्रा, इस प्रकार के कार्यक्रमों के। तो इसको आप क्या कहेंगे? ऑडियंस कहेंगे। ये भी आपका सही जवाब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में आपका विकल्प बच गया डी, कॉन्ग्रेगेशन। अब कॉन्ग्रेगेशन जो है उसको आप क्या कहेंगे? मंडली कहेंगे। द ग्रुप ऑफ पीपल हु अटेंड अ पर्टिकुलर चर्च, ये एक्चुअली चर्च से रिलेटेड शब्द है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अटेंड पर्टिकुलर अ चर्च, जो चर्च इत्यादि पर क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? मंडली कहेंगे। आप चर्च की जगह टेंपल भी हो सकता है, मॉस्क भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? मंडली कहेंगे। और मंडली कहां पर जुटती है? मित्र मंडली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां रिलीजियस प्लेस की बात हो रही है, इसलिए डी जो है आपका सही जवाब होगा, कॉन्ग्रेगेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्या है? वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। जी हां, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो इस पे आप विचार कीजिए, ऑप्शन जो दे रखे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है, पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन वापस। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, कंपाइल्स लिखना हो गया, ठीक है, शब्दों को संयोजित करना हो गया। तो जो डिक्शनरी लेखक होता है उसको क्या कहते हैं? पहले चलिए, कार्टोग्राफर। ग्राफर का मतलब लिखने या बनाने वाला होता है।
कार्टो जो शब्द है उसका अर्थ लिया जाता है मैप से। तो जो व्यक्ति मैप्स बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये सही जवाब नहीं है। जी हां, ये सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी पे चलिए, बी पे चलिए, बिब्लियोग्राफर। ग्राफर का मतलब वही लिखना, लेकिन बिब्लियो जो है उसका रिलेशन किससे है? बुक्स से है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझिए बिब्लियोग्राफर क्या है। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है? पुस्तक लिखता है, और उस पुस्तक को लिखते समय उसने काफी सारी पुस्तकों की, अन्य पुस्तकों की सहायता ली होगी, हेल्प ली होगी। उन सहायता ली गई पुस्तकों की सूची, जिनको अपन रेफरेंस बुक्स कहते हैं, ठीक है, वो सूची क्या कहलाती है? बिब्लियोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? बिब्लियोग्राफी कहलाती है। अ लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स, बिब्लियोग्राफी हो गया। और उस सूची को लिखने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा? बिब्लियोग्राफर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिब्लियोग्राफर कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं था। ऑप्शन सी, लैपिडिस्ट। जी हां, ऑप्शन सी जो है वो है लैपिडिस्ट। तो अब ये क्या है? A skilled worker who cuts and engraves precious stones। एक ऐसा स्किल्ड, कुशल कारीगर जो क्या करता है? पत्थरों के ऊपर उकेर करके, खुदाई करके लिखता है। ठीक है, वो कब्र का पत्थर भी हो सकता है, वो मंदिर में लगने वाला पत्थर भी हो सकता है, वो चर्च में लगने वाला पत्थर भी हो सकता है। तो लैपिडिस्ट, तो लैपिडिस्ट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, जो पत्थरों पर खुदाई करके लिखता है। ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा। इसको हिंदी में लिख दिया देता हूं, पत्थरों पर खुदाई करके लिखने वाला। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन डी पे आ जाइए। अब ऑप्शन डी क्या है? लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज टू राइट डिक्शनरी। एक व्यक्ति जिसका काम ही क्या है? डिक्शनरी लिखना होता है। क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। ठीक है, अब लेक्सिको जो शब्द है इसका मतलब किससे लिया जाता है? वर्ड से लिया जाता है। यदि आपने ग्रामर थोड़ा अच्छे से पढ़ा हो तो अब कई बार आपने सुना होगा लेक्सिकल आइटम्स। लेक्सिकल आइटम्स, तो लेक्सिकल आइटम्स क्या होता है? द वर्ड्स या द आइटम्स that are written in a dictionary is called a lexical item। अर्थात शब्द, डिक्शनरी में क्या लिखे मिलते हैं आपको? शब्द लिखे मिलते हैं, तो क्या कहलाते हैं? लेक्सिकल आइटम्स कहलाते हैं, अर्थात वर्ड्स। समझ गए? तो लेक्सिकोग्राफर का जॉब क्या होता है? डिक्शनरी लिखना होता है। अच्छा, चलिए एक इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूं आपको। द फर्स्ट डिक्शनरी राइटर कौन था? याद रखिएगा, सैमुअल जॉनसन। जी हां, सैमुअल जॉनसन। पहला डिक्शनरी लेखक था सैमुअल जॉनसन, जिसने लगभग 1800वीं सदी में, लगभग 1757 के लगभग उसने पहली डिक्शनरी लिखी थी। तो कितना हार्ड टास्क होता है ना वैसे, मतलब डिक्शनरी लिखना, कितने सारे शब्द होते हैं, उनकी यूसेज लिखना, उनकी मीनिंग लिखना, उनकी एग्जाम्पल्स लिखना। इट्स अ टफ टास्क, रियली टफ टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा? सबमिशन, समर्पण, टू ऑल दैट हैपन्स एज इनएविटेबल। इनएविटेबल का अर्थ क्या होता है? अपरिहार्य, अत्यावश्यक, अनअवॉइडेबल। तो कोई व्यक्ति ये मान ले कि जिंदगी में जो कुछ घटित हो रहा है वो तो होना ही था, और उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। अर्थात जो भाग्य पर आश्रित रहता है, जो कहता है हाँ भाई जो होना है होगा, होके रहेगा। ठीक है, तकदीर में लिखा था, भाग्य में लिखा था, इस तरह की जो बातें करता है उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द काम में लेंगे? तो ऑप्शन, चलिए उल्टे चलते हैं, डी को पहले लेते हैं। डी सुपरस्टिशन गलत जवाब है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास को डिफाइन करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है।
आप सभी लोग जानते हैं सुपरस्टिशन क्या चीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। पेसिमिज्म, अरे भैया पेसिमिज्म का अर्थ होता है निराशावाद। निराशावाद, ठीक है। अब निराशावाद जो है इसका ऑपोजिट यदि आप बात करो तो वो होता है ऑप्टिमिज्म, अर्थात आशावाद। ठीक है, ये इसका एंटोनिम बता रहा हूं आपको। इधर अंधविश्वास इस शब्द पे वापिस आए और इसके ऑपोजिट की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो इसका ऑपोजिट होगा रैशनल, अर्थात जो विवेकपूर्ण होता है, तर्कशील होता है, रैशनल कहलाता है। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट रहेगा। फिर प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? व्यवहारवाद। और इसके एंटोनिम की भी आप बात करो, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? थोड़ा से ज्यादा मिट गया, इसको वापस लिख देता हूं। ये अंधविश्वास था, हाँ जी। प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ठीक है, और फैटलिज्म, फेट से बना है, FATE, फेट, फेट यानी भाग्य, और फैटलिज्म यानी भाग्यवाद। और जो व्यक्ति भाग्यवाद में यकीन रखता है उसका एक ही कहना होता है कि जो भाग्य में लिखा होगा वो झक मार के आएगा, वही मेरे को मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो भी घटनाएं उसके जीवन में घटित होती है उनको इस प्रकार से स्वीकार कर लेता है कि ये तो भाग्य में लिखी हुई थी, इस प्रकार से कह के वो स्वीकार कर लेता है, भाग्यवादी कहलाता है, फैटलिस्ट कहलाता है। और इस प्रकार के वाद को हम कहते हैं फैटलिज्म, जो कि आज का यहाँ का सही जवाब है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। अ पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आराम से, जिसको छला जा सकता है, डिसीव छलना, धोखा दिया जा सकता है, जिसको आराम से छला जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? तो पहले विकल्प पे विचार कीजिए, ट्रिकस्टर। ट्रिकस्टर, तो ट्रिकस्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु चीट्स और डिसीव पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को छलता है, लोगों को धोखा देता है, वो ट्रिकस्टर कहलाता है, चालबाज कहलाता है। ठीक है, तो ये गलत जवाब है। ठीक है, ये सही जवाब नहीं है। एक व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके वो चालबाज नहीं होता। ठीक है, तो ट्रिकस्टर आसानी से धोखा दे सकता है, खाता नहीं है। ट्रबल, ट्रबल का अर्थ ही क्या होता है? मुसीबत होता है, परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बैरियर होता है, ठीक है, ऑब्स्टिकल होता है, हिंड्रेंस होता है, इंपेडिमेंट होता है। तो ये आपका सही जवाब नहीं है। टेंजिबल, अब टेंजिबल क्या है दोस्तों? स्पष्ट व वास्तविक। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? स्पष्ट व वास्तविक। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। स्पष्ट व वास्तविक जो होता है वह टेंजिबल होता है, ये भी सही जवाब नहीं होगा। फिर आपका गुलिबल। अब जो गुलिबल जो होता है वो दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है और इसी वजह से धोखा खा लेता है, और इस प्रकार के व्यक्ति को हम कहते हैं भोला भाला, अर्थात गुलिबल। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। इसको आप और क्या कह सकते हैं? क्रेडुलस भी कह सकते हैं, कि क्रेडुलस जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो दूसरे लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। इसको आप ट्रस्टफुल भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता है, इसी वजह से उसे धोखा मिलता है। ठीक है, तो गुलिबल और क्रेडुलस और ट्रस्टफुल आपको बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको रैशनल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या है। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेप्ट, इसको डेप्ट की बजाय आप पढ़िएगा डेट। क्या पढ़ोगे आप इसे? इसे हम पढ़ेंगे डेट। पहले भी आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में, डेट अर्थात कर्जा।
कोई व्यक्ति जो अपना ऋण नहीं चुका सके उसको आप क्या कहेंगे? बोरोवर, उधार लेने वाला तो नहीं कहेंगे, गलत जवाब। बैंकरप्ट, जिसको आप इंसॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप दिवालिया कह सकते हैं। और जो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है वो क्या नहीं कर सकता? अपना कर्जा नहीं चुका सकता। सही जवाब आपका बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, दिवालिया। बैंक रोल, ये भी सही जवाब नहीं है, लेकिन अर्थ क्या होता है बैंक रोल का वो सुन लीजिएगा। सपोर्ट अ पर्सन फाइनेंशियली, किसी व्यक्ति को पैसे देकर के सपोर्ट करना क्या कहलाता है? बैंक रोल। अरे भैया बैंक में रोल एंड गड्डी, ठीक है, बैंक वाली गड्डियां देकर के किसी की सहायता करना, ऐसे याद कर लो यार। तो बैंक रोल का मतलब क्या होता है? कि किसी को आर्थिक रूप से क्या देना? सहायता देना, ठीक है, बैंक रोल। लिख देता हूं मैं यहां पे, वर्ब है सपोर्ट अ पर्सन फाइनेंशियली, क्या कहलाएगा? बैंक रोल कहलाएगा। फिर आ जाइए एक्स्ट्रावेगेंट पे, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अत्यधिक खर्च करने वाला, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो खर्च करता हो उसको अपन एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं, प्रोफ्लिगेट भी कहते हैं और थ्रिफ्टलेस भी कहते हैं। ये आपका वैसे गलत जवाब है। आप इसे क्या कह सकते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट कह सकते हैं, प्रोफ्लिगेट भी कह सकते हैं, और आप इसे थ्रिफ्टलेस भी आप इसको कह सकते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों, ठीक है, समझ गए? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिएगा। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट्स। जी हां, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसा यंत्र जो क्या करता है? वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? बड़ा करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स है नहीं, वस्तुएं, जो वस्तुओं को बड़ा करके आपको दिखाता है वो क्या होगा? वो आपका माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है। अब लेकिन बाकी के विकल्प पे भी लेकिन विचार कीजिएगा। पेरिस्कोप, अब देखिए पेरिस्कोप क्या होता है? एक्चुअली ये पनडुब्बी में लगा नली के समान यंत्र होता है जिसमें जल के नीचे रह करके भी समुद्र तल के ऊपर देखा जा सकता है। पनडुब्बी होती है, जल के नीचे चलती है, ठीक है, समंदर में। तो उसमें एक ऐसा यंत्र लगा रहता है जो ऊपर वहां जाता है, किसके सतह के ऊपर? समुद्र की सतह के ऊपर जाता है और वहां क्या चल रहा है उसको देख सकता है। इसको क्या कहा जाता है? पेरिस्कोप कहा जाता है। तो ये आपका गलत जवाब है वैसे, ठीक है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के गले में लटका देखा ही आपने, स्टेथोस्कोप कहलाता है। और टेलीस्कोप दूरबीन होता है जो दूर की वस्तुओं को नजदीक ला करके दिखाता है, दूर की वस्तुओं को नजदीक दिखाता है। टेली का मतलब दूर से होता है। टेलीविजन दूरदर्शी यंत्र, ठीक है, दूर से दर्शन करते हैं अपन, ठीक है, दूर की वस्तुओं को अब हमारे सामने देख लेते हैं, टेलीविजन। उसी तरह से टेलीस्कोप, स्कोप का मतलब देखने से होता है, तो दूर की वस्तु को देख लेते हैं, क्या कहलाएगा? टेलीस्कोप कहलाएगा, ठीक है। जो वस्तु पास में है, आंखों को दिखाई नहीं देती, उनको हजारों गुना बड़ा करके किसी यंत्र के माध्यम से देखते हैं, माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट्स, ये आपका सही जवाब था, ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अगली स्लाइड पे चले तो क्वेश्चन नंबर 15 से मुलाकात होती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अर्थात ऐसी कोई चीज बहुत ही अल्प समय के लिए चलती हो, बहुत ही अल्प समय के लिए टिकती हो, ठीक है, अर्थात अल्पकालिक हो, क्षण भंगुर हो, क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए देखा है फ्राइबल। जी हां, फ्राइबल। तो फ्राइबल का मतलब होता है इजीली क्रम्बल्ड, भुरभुरा जिसको आप कहते हैं, इजीली क्रम्बल्ड। इस प्रकार की वस्तु क्या कहलाती है? क्रम्बली, ठीक है, अर्थात भुरभुरा। गलत जवाब है।
ऑप्शन अगले पे विचार कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है, अल्पकालिक होता है। ये आपका सही जवाब है दोस्तों। एफिमेरल क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। मेट्रोनोमिक, मेट्रोनोमिक क्या है? ताल मापी के समान। जी हां, ये भी गलत जवाब है, लेकिन अर्थ मैं लिख दिए देता हूं, ताल मापी के समान। ये हो गया आपका गलत जवाब था। और इटर्नल, इसका अर्थ होता है लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग अर्थात अमर। ये क्या आता है? एवर लास्टिंग, अमर होता है। ये भी आपका सही जवाब नहीं है। तो सही जवाब क्या है आपका? एफिमेरल अर्थात अल्पकालिक अर्थात शॉर्ट लिव्ड सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर अर्थात सामाजिक रूप से जो स्वीकृत व्यवहारों का जो नियम है वो क्या कहलाता है? अरे भैया शिष्टाचार कहलाता है अर्थात एटिक्वेट कहलाता है, ठीक है। पोलाइटनेस का अर्थ होता है विनम्रता, गलत जवाब है। फॉर्मेलिटी अर्थात औपचारिकता, गलत जवाब है। बिहेवियर अर्थात व्यवहार, ये भी गलत जवाब है। एटिकेट क्या है? सामाजिक रूप से स्वीकृत, ठीक है, व्यवहारों का नियम है, शिष्टाचार है। तो ये हो गया आपका। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्या है देखिएगा। आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स अर्थात धातु पर काम करने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तो पहले विकल्प पे विचार करते हैं। पहला जो विकल्प है वो है मेटाफिजिक्स। अब एक्चुअली में दोस्तों मेटाफिजिक्स क्या है? एक दर्शन शास्त्र की शाखा है जिसमें सत्य, ज्ञान व अस्तित्व का अध्ययन होता है, ठीक है। जहां पर अस्तित्व है, सत्य है, ज्ञान है इत्यादि का अध्ययन होता है, उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। गलत जवाब है हालांकि, अर्थात हिंदी में कहें तो आप कहते हैं इसको तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स गलत जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। मेटलॉइड, अरे भैया मेटलॉइड का मतलब होता है उपधातु। जी हां, उपधातु गलत जवाब है आपका, ठीक है। ऑप्शन डी, अरे मेटेरॉइट, मेटेरॉइट तो आपने कभी कभी देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, पेपर पढ़े होंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उल्का पिंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। उल्का पिंड सही जवाब नहीं है। फिर सही जवाब क्या है? मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? धातु विज्ञान होता है, मेटल से बना है, धातु विज्ञान। ये एग्जैक्ट भी नहीं तो द मोस्ट बिफिटिंग आंसर है, बिल्कुल। जो जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सबसे सटीक जो ऑप्शन है वही है मेटलर्जी। और मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? धातु विज्ञान होता है। और अपना क्वेश्चन क्या था? आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स अर्थात धातु पर जो काम करते हैं उस कला को क्या कहेंगे? तो जो सबसे सटीक, जो सबसे नजदीकी आंसर था वो यही था, मेटलर्जी। तो ये आपका सही और सटीक आंसर होगा दोस्तों। तो आज के इस सेशन में मैंने 17 क्वेश्चंस दोस्तों चूज किए और ये वो क्वेश्चंस थे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं और काफी उम्मीद है इन प्रश्नों के आने की। और ये कोई आपका एक ही सेशन नहीं है, और भी कुछ सेशंस आने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ भी सकते हैं। और सेशन आपको पसंद आते हैं तो जरूर यार कमेंट किया करो। आपकी कमेंट्स जो काफ़ी एनर्जी देते हैं, ठीक है। जिस दिन आपकी कमेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे जो बिल्कुल रोज मतलब वीडियोस वॉच करते हैं, देखते हैं बहुत अच्छे से और खूबसूरत खूबसूरत उनके कमेंट्स आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और आप लोग कई शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, वीडियो तो देखते हैं बट वो कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा गलत है यार, ठीक है। थोड़े से कमेंट जो है उनकी संख्या बढ़ाइए, लाइक्स भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। जितना शेयर करेंगे उतना ही चीज़ें फैलेंगी। आपके दोस्त है वो भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे, ठीक है। और अकेले अकेले कामयाब होने का कोई मज़ा नहीं होता है। जब सभी मिलकर के सब कामयाब होते हैं ना, तभी इसका मज़ा होता है। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।